लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऐसा ऑर्डर पेयर आर स्क्वायर में जरूर मिलता है, वो भी यूनिकली। तो इस फंक्शन एफ जेड की जो लिमिट है जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट पे, ये एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे। तो अगर यहां भी हर पाथ से आने पे लिमिट का आंसर सेम आता है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट हुई। और दूसरी कंडीशन है कि ये जो लिमिट आएगी वो उस पॉइंट z नॉट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना हो तो यहां पे हम लिख सकते हैं 0 आयोटा। अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली और यू वाई आपका माइनस वी एक्स के इक्वल होना चाहिए। अगर सी आर ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि मान लो जैसे z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये देखने में x प्लस आयोटा वाई इस टाइप का होता है, जहां पे ये जो x और y होते हैं ये रियल नंबर होते हैं और इस x को हम कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट कहते हैं और y को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से हमें हर कॉम्प्लेक्स नंबर z के कॉरस्पॉन्डिंग आर स्क्वायर में एक ऑर्डर पेयर एक्स बाई जरूर मिलता है। ये ऑर्डर पेयर आर स्क्वायर का एलिमेंट है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऐसा ऑर्डर पेयर आर स्क्वायर में जरूर मिलता है, वो भी यूनिकली। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो देखने में कैसा होता है। मान लो मैं फंक्शन ले रहा हूं एफ ऑफ जेड। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जहां पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z आपके पास है और ये देखने में होगा, मान लो इसका रियल पार्ट मैं ले रहा हूं u प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट v। जहां पे ये जो u होगा वो एक्स वाई का फंक्शन होगा और ये जो v होगा ये भी एक्स वाई का फंक्शन होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा वो देखने में ऐसा होगा। ये सब चीजें आगे आपके काम आने वाली है, इसीलिए मैं थोड़ा बेसिक आइडिया पहले आपको दे रहा हूं। अब अगर कहीं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है z नॉट तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका ऑर्डर पेयर क्या होगा, x नॉट और साथ में y नॉट। और मान लो आपको कहीं लिमिट में दिखता है जैसे z अप्रोच कर रहा है किसी पॉइंट 0 को, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा क्योंकि z के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर एक्स वाई होता है तो फिर एक्स वाई जो होगा ये ऑर्डर पेयर अप्रोच करेगा 0 0 को। यानी z का 0 को अप्रोच करना और एक्स वाई ऑर्डर का 0 0 पॉइंट को अप्रोच करना एक ही बात है। अब आगे चलते हैं लिमिट की डेफिनेशन पे। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास है लिमिट ऑफ ए फंक्शन की। फंक्शन यहां पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहेगा। मान लो हमने कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन किया डोमेन डी से लेकर को डोमेन सी तक, और ये जो सी होता है ये नोटेशन दी जाती है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को। यानी ये बेसिकली सेट है जिसमें सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। और मान लो हम एक पॉइंट z नॉट ले रहे हैं और ये पॉइंट देखने में ऐसा होगा, x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। z नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर आपको x नॉट कॉमा y नॉट मिलेगा और ये पॉइंट हम लेंगे d प्राइम से। और रियल एनालिसिस में हमने पढ़ा है कि d प्राइम जो नोटेशन है वो नोटेशन हम देते हैं ड्राइव्ड सेट ऑफ d के लिए। ड्राइव्ड सेट वो सेट होता है जिसमें सेट के सारे लिमिट पॉइंट आते हैं, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, हम इस पॉइंट z नॉट पे फंक्शन एफ जेड की लिमिट फाइंड करेंगे। और लिमिट हम किन पॉइंट्स पे फाइंड कर सकते हैं, तो लिमिट हम फाइंड करते हैं जो डोमेन सेट हमारे पास दिया होता है उस सेट के ड्राइव्ड सेट के पॉइंट्स पे। तो इसीलिए जिस पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं वो पॉइंट डी प्राइम से आना चाहिए, ड्राइव्ड सेट ऑफ डी से। और मान लो कि एल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो हम ये कब कहेंगे कि फंक्शन एफ जेड की जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट पे लिमिट एल के इक्वल है, यानी लिमिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कब हम ये कहेंगे कि फंक्शन एफ जेड की लिमिट एल है, जब जेड जेड नॉट को अप्रोच कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट वैसी ही डेफिनेशन है जैसी हमने रियल में पढ़ी है। और रियल में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो आपको किसी पॉइंट ए से इस पॉइंट बी की तरफ जाना है, मान लो आपको यहां से यहां तक अप्रोच करना है, तो आप कब ये बोल पाएंगे कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं? आप ये तभी कह सकते हैं अगर आपका डिस्टेंस पॉइंट बी के साथ लगातार कम हो। जैसे मान लो आप पहले ए पॉइंट पे थे, फिर यहां पहुंचे, अब जो डिस्टेंस है बी के साथ वो कम हो गया, फिर आगे यहां पहुंचे, फिर डिस्टेंस जो है वो और कम हो गया। ऐसे अगर लगातार डिस्टेंस कम होने लगे पॉइंट बी के साथ, तब हम कह सकते हैं कि आप बी पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। और मैंने ये भी बताया था कि डिस्टेंस के लिए हम मॉड यूज करते हैं। जैसे अगर आपको 5 से लेकर 7 तक का डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हम 5 माइनस 7 करेंगे और उसका मॉड करेंगे, वहां से हमें 2 मिलेगा। इसका मतलब 5 से लेकर 7 तक का डिस्टेंस 2 होगा। तो इसी के बेस पे डेफिनेशन क्या बनेगी? अब हम कब कहेंगे कि फंक्शन एफ जेड जो है इसकी लिमिट एल है, जब जेड जेड नॉट को अप्रोच कर रहा है। ये हम तब कह सकते हैं अगर इफ हमारे पास कोई गिवन एप्साइलन हो, यानी हमें कोई एप्साइलन दिया जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, हाउएवर स्मॉल, जितना छोटा एप्साइलन उतना बेटर रहता है डेफिनेशन के लिए। यानी ये जो एप्साइलन ग्रेटर देन 0 होगा ये हमें दिया जाएगा, गिवन होगा। ये डेफिनेशन बेसिकली एप्साइलन और डेल्टा की एक गेम है। आपको एप्साइलन दिया जाएगा और आपको डेल्टा फाइंड करना है। अगर आपने हर गिवन एप्साइलन के लिए डेल्टा ढूंढ के निकाला, कम से कम एक डेल्टा ढूंढ के निकाला, तो फिर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। तो डेफिनेशन ये है, फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन 0, इसके लिए ढूंढ के आपने निकालना है। ढूंढ के निकालने का मतलब देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक ऐसा डेल्टा आपने ढूंढ के निकालना है, ये डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट कि जो फंक्शन एफ जेड है और एल जो पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर एल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने मॉड लगा दिया, तो एफ जेड और एल के बीच का जो डिस्टेंस है आप उस दिए हुए एप्साइलन से कम करके बताएंगे। व्हेनेवर, जब आपका जो z से लेकर z नॉट का जो डिस्टेंस होगा ये लेस देन डेल्टा होगा, और ये सब होगा डोमेन डी के अंदर। यानी आप ये वाला डेल्टा ढूंढेंगे जिसके लिए ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो डेल्टा से कम होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो एप्साइलन से कम होगा। ये बेसिकली डेफिनेशन होती है। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इसकी ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास और भी टूल्स आ जाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन मैंने यहां से लेकर यहां तक लिखी, इसका मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन एफ जेड की लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट पे एल होगी। ये मतलब होगा इस डेफिनेशन का। अब मैं आगे चलता हूं। अब एक नोट हमारे पास है, और इस नोट की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए। और ये नोट कहता है कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड हम देखने में कैसा लेंगे, यू प्लस आयोटा वी टाइप का। यू और वी एक्स और वाई के फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे यू एक्स वाई का फंक्शन, वी एक्स वाई का फंक्शन, और ये यू प्लस आयोटा वी टाइप का हमने फंक्शन लिया। और जेड नॉट एक हमने पॉइंट लिया, क्योंकि हम लिमिट की बात कर रहे हैं, तो जेड नॉट पॉइंट आएगा ड्राइव्ड सेट ऑफ डी से। ये फंक्शन हमारे पास है, जेड नॉट हमारे पास पॉइंट है। तो इस फंक्शन एफ जेड की जो लिमिट है जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट पे, ये एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ ये वाली लिमिट और ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे। मैंने पहले ही कुछ चीजें आपको बता रखी है, जैसे z के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर पेयर है वो एक्स वाई है, और z नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर पेयर होगा वो एक्स नॉट वाई नॉट होगा। अगर आपका z जो है वो अप्रोच कर रहा है z नॉट को, तो इसका मतलब एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है वो अप्रोच करेगा एक्स नॉट वाई नॉट को।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट z अप्रोच कर रही थी z नॉट को, तो ये चेंज हो जाएगी अब लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट में। और ये एफ जेड की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी अगर u और v की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमें करना कुछ नहीं होता है, जो रियल पार्ट u है और इमेजिनरी पार्ट v है, इनकी लिमिट हम निकालते हैं एक्स नॉट वाई नॉट पे। क्वेश्चन करते टाइम आपको काफी क्लियरिटी यहां पे मिलेगी। अब मैं आगे चलता हूं। अब जो नोट हमने किया नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन लिमिट के एग्जिस्ट करने की, उसी से रिलेटेड हमारे पास है कि मान लो जो रियल पार्ट था फंक्शन का u, उसकी लिमिट एक्स नॉट वाई नॉट पे आती है अल्फा, और इमेजिनरी पार्ट वाले फंक्शन की लिमिट एक्स नॉट वाई नॉट पे आती है बीटा। तो फिर एफ जेड की लिमिट होगी अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जहां पे z अप्रोच कर रहा होगा z नॉट को। तो आपने इसकी लिमिट अलग से फाइंड करनी है, इसकी अलग से फाइंड करनी है, और अगर इसकी अल्फा आई इसकी बीटा आई तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिख देंगे, वो एफ जेड की लिमिट होगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू जेड बार अपॉन जेड, और इसकी लिमिट हम चेक करेंगे z अप्रोचेस टू जीरो पे। यानी बेसिकली हमें लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो z बार अपॉन z। अब इसी लिमिट को हम चेंज कर देंगे, z के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर x बाई है और जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर होगा जीरो जीरो। और z जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो देखने में हम x प्लस आयोटा y इस टाइप का लेते हैं, और z बार कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है, बीच वाला इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ पे ऊपर वैल्यू रखेंगे तो वहां से हमारे पास आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, और नीचे हमारे पास x प्लस आयोटा वाई। अब ये जो लिमिट है वो टू वेरिएबल फंक्शन की बन गई। अब टू वेरिएबल फंक्शन की लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं? जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक रास्ता ले रहा हूं, पाथ y इक्वल टू एम एक्स, यानी जहां जहां y है वहां पे एम एक्स में रख दूंगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा लिमिट x कॉमा एम एक्स अप्रोचेस टू जीरो जीरो, और ये हो जाएगा x माइनस आयोटा एम एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा एम एक्स। अब पूरा क्वेश्चन क्योंकि x वेरिएबल में चेंज हो गया तो यहाँ पे x अप्रोचेस टू जीरो बचेगा, और इसमें x में कॉमन ले रहा हूं तो अंदर हमारे पास बचेगा वन माइनस आयोटा m, और नीचे हमारे पास x जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे वन बचेगा और आगे आयोटा m। x से x कैंसिल होगा, x पुट करने के लिए बचा नहीं, तो यहाँ पे लिमिट का आंसर ये आएगा। अब हुआ क्या यहाँ बेसिकली, अब आप जानते हैं कि रियल एनालिसिस में जब आपने वन वेरिएबल वाले फंक्शन की लिमिट फाइंड की थी तो उसमें आप क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है जीरो, तो इस पे अगर आपको किसी फंक्शन की लिमिट चेक करनी हो तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, यानी इस तरफ वाले पॉइंट से जीरो की तरफ आते थे, जिसको आप बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर इस साइड से आप जीरो की तरफ आए तो उसको आप कहते थे राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों बराबर आती थी तो आप कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट हो गई, क्योंकि वहां पे वन वेरिएबल था यानी एक ही रियल लाइन थी। इसीलिए जीरो को अप्रोच करने के दो ही रास्ते थे, या तो लेफ्ट साइड या तो फिर राइट साइड। अभी जो क्वेश्चन हमने किया वो दो वेरिएबल में है, तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये मैंने एक्स एक्सिस ली, ये मैंने वाई एक्सिस ली, और ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे जीरो जीरो। अब अगर हम जीरो जीरो पे लिमिट फाइंड करना चाहते हैं तो जीरो जीरो की तरफ आने के हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। हम यहां से इस तरफ से आ सकते हैं, या फिर इस तरफ से आ सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं, यहां से ऊपर जा सकते हैं, या फिर ऐसे आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट पाथ आपको मिल जाते हैं, और अगर हर पाथ से आने के बाद आपका लिमिट का आंसर सेम आता है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दो ही पाथ थे, इनका आंसर सेम आता है तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अगर यहां भी हर पाथ से आने पे लिमिट का आंसर सेम आता है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट हुई।
अगर ऐसे कम से कम कोई दो आपको पाथ मिल गए जहां पे आपके लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। वैसा यहां पे हुआ, मैंने रास्ता लिया था y इक्वल टू एम एक्स, ये वाली लाइन। अगर मैं यहाँ पे m को चेंज करूं, y इक्वल टू 2x लूं या फिर y इक्वल टू 3x लूं, तो फिर यहाँ पे लिमिट का आंसर भी चेंज हो जाएगा। m की जगह एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो, यानी इस रास्ते से लिमिट का आंसर अलग आएगा, इस रास्ते से अलग आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर हमारे पास आया है ये यूनिक नहीं है, ये आंसर हमारा नॉट यूनिक है। यहाँ पे m चेंज होगा तो लिमिट का आंसर चेंज होगा, तो लिमिट हमारी बेसिकली एग्जिस्ट नहीं हुई। तो यहां से हम कहेंगे लिमिट z अप्रोचेस टू 0, z बार अपॉन z, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जैसी लिमिट हम रियल में पढ़ते हैं वैसी कॉम्प्लेक्स में होती है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन दे रखा है जेड स्क्वेयर, और इसकी लिमिट भी हम चेक करेंगे जेड अप्रोचेस टू 0 पे। तो यहां से बेसिकली हमें लिमिट जेड अप्रोचेस टू 0, जेड स्क्वेयर, ये वाली लिमिट फाइंड करनी है। अब z जो होता है वो x प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है, तो जेड स्क्वेयर यहां से मिल जाएगा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वेयर। अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और साथ में वाई स्क्वायर, और प्लस 2x आयोटा वाई, 2ab वाली टर्म ये आ जाएगी। और यहां से हमें मिल जाएगा, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यहां से मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा रियल पार्ट आया, प्लस 2xy और इसके साथ हमारा आयोटा आया। यानी यहां से हमें u मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v मिल गया 2xy। अब अगर हम u की लिमिट निकालेंगे, z अप्रोचेस टू 0, तो यहां से हमें मिलेगा एक्स बाई अप्रोचेस टू 0 0, z के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर ये होता है, और u हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे 0 0 रखें तो इसकी लिमिट हमें 0 मिल जाएगी। इसी तरह से लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, v की लिमिट हम निकालेंगे, v हमारे पास 2xy है, और यहाँ पे भी 0 0 रखने पे हमें 0 मिल जाएगा। तो अगर u की लिमिट 0 है, जिसको हम अल्फा बोलते थे, इसकी लिमिट 0 है, इसको हम बीटा बोलते थे, तो फिर इसकी लिमिट अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगी, यानी 0 प्लस आयोटा 0, यानी 0 होगी। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो जेड स्क्वायर था, जेड को 0 पुट कर देते वैसे भी 0 आ रही है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाएगा, जैसे आपको मॉड जेड दे दिया जाए, मॉड जेड का स्क्वायर दे दिया जाए, तो वहां पे आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो आपको बाय डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से इसे सॉल्व करना चाहिए। अब आगे मैं चलता हूं। अब इसके बाद एक और नोट यहाँ पे है, और ये बेसिकली सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है लिमिट फाइंड करने का, और ये हम रियल में भी यूज करते हैं। और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कहता है कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z इक्वल टू l इफ एंड ओनली इफ zn सीक्वेंसेस अगर z नॉट को कन्वर्ज कर रही है, वहां से फिर इंप्लाई होना चाहिए कि f ऑफ zn ये l को कन्वर्ज करे। यहां पे क्योंकि हमें z अप्रोचेस टू z नॉट पे लिमिट फाइंड करनी है, तो जितनी भी सीक्वेंसेस zn होगी जो z नॉट को कन्वर्ज कर रही होगी, इससे ये इंप्लाई होना चाहिए कि f ऑफ zn फिर l को कन्वर्ज करे। अगर एक भी ऐसी सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिल गई zn जो z नॉट को कन्वर्ज कर रही थी, लेकिन f ऑफ zn जो है वो l को कन्वर्ज नहीं कर रही थी, फिर आप कहेंगे कि fz की लिमिट l नहीं होगी। तो ये भी हमारे काम आ जाता है कुछ क्वेश्चंस में। जैसे एक एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है, उससे पहले कुछ बेसिक बता देता हूँ। zn कोई सीक्वेंस हमारे पास है, वो देखने में ऐसी होगी xn प्लस आयोटा yn टाइप की, और zn अगर z नॉट को कन्वर्ज कर रही होगी, अब zn के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा xn yn,
तो अगर जेड एन जेड नॉट को कन्वर्ज करेगी तो एक्स एन एक्स नॉट को कन्वर्ज करेगी और वाई एन वाई नॉट को कन्वर्ज करेगी। यहां पे जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू दिस, एक्स साइन वन अपॉन वाई प्लस आयोटा वाई साइन वन अपॉन एक्स। तो ये हमारा u होगा, u की वैल्यू हमारे पास है x साइन वन अपॉन वाई। तो यहां से u ऑफ ये, क्योंकि u ऑफ एक्स वाई है, अगर मैं यहां से u ऑफ एक्स एन वाई एन ये लिखूं तो x की जगह एक्स एन आ जाएगा और साथ में साइन वन अपॉन वाई एन आ जाएगा। इस फंक्शन की लिमिट हमें बेसिकली z अप्रोचेस टू जीरो पे निकालनी है। तो यहां से जो सीक्वेंस जेड एन होगी वो अप्रोच करेगी जीरो को, और जेड एन के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एन और वाई एन जो होगा वो फिर अप्रोच करेगा जीरो जीरो को। तो ये वाला एक्स एन यहां पे अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो अगर यहां पे हम लिमिट फाइंड करें, यानी बेसिकली लिमिट एक्स एन कॉमा वाई एन अप्रोचेस टू जीरो जीरो, इस फंक्शन की हमें लिमिट फाइंड करनी है यहां पे। तो लिमिट कितनी आएगी, एक हमने रिजल्ट किया था रियल में भी, जब हमने रियल का लेक्चर पढ़ा था, और उसमें हमने ये कहा था कि जैसे मान लो कोई फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, इस वाले फंक्शन की लिमिट जीरो है, ये जीरो को कन्वर्ज करता है, और ये वाला फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, तो फिर इनके प्रोडक्ट की जो लिमिट है वो भी फिर जीरो आएगी। तो यहां पे भी एक्स एन जो है वो अप्रोच कर रही है जीरो को, ये जीरो को अप्रोच कर रही है, और साइन बाउंडेड फंक्शन होता है। अच्छा, ये जो साइन की बात मैं यहां पे कर रहा हूं क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं रियल में, और ये रियल वेरिएबल में, रियल में साइन जो है, यानी साइन एक्स अगर मैं बोलूं, ये बाउंडेड होता है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन होती है। लेकिन अगर आपके पास साइन जेड हो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, तो ये बाउंडेड नहीं होता है, नॉट बाउंडेड होता है। तो अभी तो ये बाउंडेड है, एक की लिमिट जीरो, दूसरा बाउंडेड, तो इनके प्रोडक्ट की लिमिट भी फिर जीरो आ जाएगी। इसी तरह से इसकी लिमिट भी जीरो आएगी, अभी तो u वाले की लिमिट जीरो आई, इसकी लिमिट भी जीरो आएगी, तो एफ जेड की लिमिट फिर जीरो प्लस आयोटा जीरो यानी जीरो होगी। तो ये क्राइटेरिया भी आप देख के रखो, जब हम क्वेश्चन और करेंगे तो वहां पे मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अब मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यूटी। मान लो हमने एक फंक्शन f डिफाइन किया डोमेन D से C पे, और z नॉट डोमेन का कोई पॉइंट है, तो फिर एफ जेड कॉन्टिन्यूस होगा इस पॉइंट z इक्वल टू जेड नॉट पे, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली कंडीशन है कि z अप्रोचेस टू जेड नॉट पे एफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि ये जो लिमिट आएगी वो उस पॉइंट जेड नॉट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। जैसे आप रियल में पढ़ते हैं, अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो, तो आप लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ x फाइंड करते हैं। अगर ये एफ ऑफ ए के इक्वल आती है लिमिट, तब हम कहते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस होगा। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो वैसा यहां पे है, लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आए। अब आगे चलते हैं। एक नोट आपके लिए है, नोट ये है कि एफ जेड मान लो कोई फंक्शन है जो u प्लस आयोटा वी के इक्वल है, और जेड नॉट कोई पॉइंट है जो कि एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट के इक्वल है। तो हम कहते हैं कि एफ जेड जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा इस जेड नॉट पॉइंट पे, इफ एंड ओनली इफ, ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, यानी जरूरी भी यही है और काफी भी ये है कि किसी और चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने के लिए। इफ एंड ओनली इफ, अगर ये जो रियल पार्ट u है और इमेजिनरी पार्ट v है, इनके जो फंक्शन होंगे वो कॉन्टिन्यूस होंगे x नॉट y नॉट पे, क्योंकि यहाँ पे z नॉट पे देख रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x नॉट y नॉट पॉइंट होता है, ये ऑर्डर पेयर होता है। एफ जेड कॉन्टिन्यूस होगा z नॉट पे
अगर u और v कॉन्टिन्यूस होंगे इस पॉइंट पे, और इसी की हेल्प से हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे हमारे पास एक फंक्शन है और z इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और फंक्शन हमारे पास दे रखा है मॉड z का स्क्वायर। आप जानते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है। मान लो z हमारे पास इक्वल है x प्लस आयोटा वाई के, तो मॉड z इक्वल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अगर मॉड z इसके इक्वल है तो मॉड z का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 आयोटा। तो यहां से हमें u मिल गया, ये हमारा u रहेगा, और ये हमें मिल गया v। अब हमें क्योंकि z अप्रोचेस टू 0 पे लिमिट पहले चेक करनी है, तो z के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर पेयर होगा वो एक्स वाई होगा, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 0 होगा, और u यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी लिमिट 0 0 रखने पे हमें 0 मिलती है, और ये इक्वल होगा u ऑफ 0 0 के, 0 0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। u हमारा ये है, अगर x और y दोनों को 0 रखें तो हमें 0 ही मिलेगा। तो यहां से लिमिट हमारी 0 आई, एग्जिस्ट हुई, और वो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई। इसका मतलब u जो है वो कॉन्टिन्यूस है। अब इसके बाद v तो वैसे ही 0 है, तो इस पे लिमिट भी 0 आएगी, और v ऑफ 0 0 पे वैल्यू भी 0 ही होगी। यानी यहां पे अगर आप लिमिट x कॉमा वाई अप्रोचेस टू 0 0 फाइंड करेंगे तो वो लिमिट 0 आएगी, तो वो 0 0 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। तो यहां से हमें u और v दोनों कॉन्टिन्यूस मिले। अगर दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं तो जो अभी हमने नोट पढ़ा वो कहता है फिर फंक्शन एफ जेड भी कॉन्टिन्यूस होगा, अगर u और v कॉन्टिन्यूस है तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अब मैं आगे चलता हूं। अब इसके बाद हमारे पास है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, मान लो हमने कोई फंक्शन f डिफाइन किया डोमेन d से को डोमेन c पे, और मान लो कि z0 कोई इंटीरियर पॉइंट है d का। अब इंटीरियर पॉइंट हम रियल में पढ़ते हैं, वैसा यहां पे होता है। रियल में इंटीरियर पॉइंट क्या होता था, आपने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी है। हम नेबरहुड के लिए डेफिनेशन देते थे कि मान लो कोई पॉइंट x है और एक कोई सेट S है, तो ये जो सेट S होगा वो x का नेबरहुड होगा अगर S सेट के अंदर आपको कोई इंटरवल मिलता है, ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल मिलना चाहिए आई आपको इस टाइप का। अगर S के अंदर ऐसा ओपन इंटरवल आपको मिलता है जिसमें ये पॉइंट बिलोंग कर रहा हो, तब हम कहते हैं कि S जो है वो नेबरहुड है पॉइंट X का। नेबरहुड के लिए उस सेट के अंदर आपको ऐसा ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जिसमें वो पॉइंट आपका बिलोंग कर रहा हो। एस को यहां पे कहते हैं हम नेबरहुड एक्स पॉइंट का, और एक्स को हम यहां पे कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। ये इंटीरियर पॉइंट होगा फिर एस का। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, जो ये ओपन इंटरवल था अब यहां पे ये डिस्क बन जाता है, इसकी जगह z माइनस जेड नॉट ये आ जाएगा। यानी जहां जहां आपको ओपन इंटरवल रियल में दिखता था वहां पे आपको ये दिखेगा। तो z नॉट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए d का। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज कि कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0 वहां पे एग्जिस्ट करेगा, यानी कम से कम एक। यहां पे भी ऐसा ही होता था, कम से कम एक आपका ओपन इंटरवल मिलना चाहिए। तो यहां पे भी ऐसा ही है, कम से कम एक ऐसा डेल्टा मिलना चाहिए कि इसकी वैल्यू लेस देन डेल्टा हो, और ये जो डिस्क हो वो d के अंदर ही आपको मिल जाए, जैसे एस सेट के अंदर आपको इंटरवल मिलता था। और ये तो दिख ही रहा आपको कि Z नॉट जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इस वाली डिस्क में ये, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मान लो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपने लिया है डेल्टा, और ये बीच में आपका सेंटर वाला पॉइंट मैंने ले लिया Z नॉट, तो ये आपकी डिस्क ऐसे बन जाएगी। इसमें वो पॉइंट Z आएंगे जिनका डिस्टेंस Z नॉट के साथ डेल्टा से कम हो, यानी अंदर वाले पॉइंट। अब आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे वो इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए डोमेन का। तो इसके बाद एक नोट है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए, जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा, जैसे हमने लिमिट्स में पढ़ा, वैसे डिफरेंशियबिलिटी के लिए है। और नोट कहता है कि अगर आपने फंक्शन एफ डी से सी में डिफाइन किया और जेड नॉट उसका इंटीरियर पॉइंट है, देन एफ को कहते हैं हम कि ये डिफरेंशियबल होगा जेड नॉट पॉइंट पे इफ एंड ओनली इफ। ये बेसिकली नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली। कौन सी लिमिट? लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। क्या देखा आपने कि अगर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है किसी पॉइंट z इक्वल टू z नॉट पे, तो आप क्या करेंगे? आप पहले एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन z माइनस जेड नॉट ये फाइंड करेंगे और फिर इसकी लिमिट चेक करेंगे z अप्रोचेस टू z नॉट पे। अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है फाइनाइटली, तब हम कहेंगे कि फंक्शन f जो है वो डिफरेंशियबल है z नॉट पे। अब इसके बाद हम और काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये पूरा लेक्चर देखोगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, क्योंकि अभी और हमारे पास काफी अच्छे अच्छे टूल्स आना बाकी है जिनकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, और हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है z इक्वल टू 0 पे। इस बार हमारे पास z नॉट की जगह पॉइंट दे रखा है 0 पे। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इस बार 0 है तो एफ ऑफ 0 अपॉन z माइनस जेड नॉट, और जेड नॉट इस बार 0 है तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ये फंक्शन की वैल्यू है। अगर z की जगह हम 0 रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, और नीचे हमारे पास है z माइनस 0 यानी z। तो यहां से हमें मिल जाएगा मॉड z का स्क्वायर अपॉन z। अब ये जो मॉड z का स्क्वायर होता है, मॉडुलस का स्क्वायर, ये इक्वल होता है z इंटू जेड वार के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे हमारा z है, z से z कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारे पास बच गया z वार। तो यहां से हमें क्या मिला? z वार। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम इसकी लिमिट निकालते हैं z अप्रोचेस टू, क्योंकि इस बार 0 पे चेक करनी है तो 0 पे इसकी लिमिट निकालेंगे। और इसको अगर हम ऑर्डर पेयर एक्स वाई में चेंज कर दें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स बाई अप्रोचेस टू 0 0। और क्योंकि इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो जेड बार के इक्वल आई है, और जेड बार हमारा इक्वल होता है एक्स माइनस आयोटा वाई के, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बीच में माइनस आ जाता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे एक्स और वाई यहाँ पे 0 0 रखने पे आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई फाइनाइटली, और इसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली तब हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये फिर z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबल होगा। ऐसे हम चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन दे रखा है मॉड z, और z इक्वल टू 0 पे इसकी भी हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो यहां से हम फाइंड करेंगे मॉड z यानी एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0। यहाँ पे 0 रखेंगे तो f0 की वैल्यू 0 ही आएगी, और नीचे हमारे पास आ जाएगा z माइनस 0, और यहां से आपको मिलेगा मॉड z अपॉन z। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे मॉड को रहने देता हूं और इसको हम लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई, और नीचे भी हमारे पास x प्लस आयोटा वाई आएगा। आप चाहें तो मॉड z की जगह पे अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं ऐसे इसको लिख रहा हूं। अब मान लो मैं पाथ ले रहा हूं y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि हमें तो इसकी लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 पे। यहाँ पे हमने x और y में चेंज कर दिया तो इसका मतलब लिमिट चेंज हो जाएगी, फिर x अप्रोच करेगा 0 को, y अप्रोच करेगा 0 को। या फिर ऐसे लिख दो कि ऑर्डर पेयर x कॉमा वाई ये अप्रोच कर रहा है ऑर्डर पेयर 0 कॉमा 0 को, एक ही बात है। और इसमें मैं ये वाला रास्ता ले रहा हूं, तो ये वाला रास्ता लेने पे y की जगह हम रखेंगे mx, तो यहां से मिलेगा आयोटा mx,
और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा x प्लस आयोटा mx। और यहां से हमें क्या मिलेगा, लिमिट, अब क्योंकि बाई तो खत्म हो गया तो x अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे बचेगा। x ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो मॉड x बाहर आ जाएगा, x की जगह 1 आएगा और आयोटा m आगे आ जाएगा। नीचे x कॉमन आएगा तो अंदर 1 प्लस आयोटा m हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, एक तो हमारे पास ये बच गया, ये वाला पोर्शन, लेकिन इसके अलावा भी अगर देखें तो हमारे पास मॉड x अपॉन x है। इसमें भी हम जानते हैं कि मॉड x को डिफाइन किया जाता है कि मॉड x की वैल्यू x होती है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और इसकी वैल्यू माइनस x होती है अगर x आपका लेस देन 0 हो। तो जब इसकी वैल्यू x होगी, ये वाली होगी, तो उस केस में x अपॉन x यहां से मिलेगा यानी 1 आएगा, और जब इसकी वैल्यू माइनस x होगी तो वहां पे हमें मिलेगा -1। इसका मतलब दो डिफरेंट आंसर आपको यहां पे दिख रहे हैं। लिमिट जो है वो यूनिक नहीं आ रही है आपकी, नॉट यूनिक। नॉट यूनिक का मतलब हुआ कि लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं हुई, डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं हुई तो फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो दिस इंप्लाइज एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट जेड इक्वल टू 0, यानी मॉड जेड हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, यानी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जरूरी क्या है। अगर कोई फंक्शन एफ जेड, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड है, आप जानते हैं कि एफ जेड हम लेते हैं u प्लस आयोटा वी, जहां पे u और v x और y के फंक्शन होते हैं। मान लो कि ये जो फंक्शन एफ जेड है वो जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल है। अगर ये फंक्शन जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल है तो इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि फिर इसके लिए यू एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स, और साथ में यू वाई, इसी तरह से वी एक्स और वी वाई, ये जो चार पार्शियल डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट होने चाहिए। यहां पे जो ये है इसको हम ये भी नोटेशन देते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको हम नोटेशन दे सकते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स, और इसके लिए नोटेशन होगी डेल वी अपॉन डेल वाई। ये जो चार पार्शियल डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट होने चाहिए, और साथ में ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखी है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये दो कंडीशन यहाँ पे है, और इन कंडीशंस को कहा जाता है सी आर इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डेल u अपॉन डेल x, ये इक्वल होना चाहिए डेल v अपॉन डेल y के, और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के। इनको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका ux है, ux vy के इक्वल होना चाहिए, और uy आपका माइनस vx के इक्वल होना चाहिए। यानी एफ जेड अगर डिफरेंशिएबल है जेड नॉट पे तो ये चार पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये जरूरी है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, या तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, या फिर ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट नहीं हुए, तो फिर उस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है। ये जो सी आर इक्वेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से काफी क्वेश्चन एग्जाम में इजीली सॉल्व हो जाते हैं, हम आगे देखेंगे भी। अब आगे मैं चलता हूं। अब ये फंक्शन हमारे पास है और हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट z इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारे पास दे रखा है z बार, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस आयोटा वाई कंजुगेट। यहां से हमें u की वैल्यू मिल गई, तो u हमें मिल गया x, और v हमें मिला माइनस वाई। अब सी आर इक्वेशन के लिए अगर चेक करें तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y,
यहाँ पे y तो है नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये कांस्टेंट होगा। अभी y से डेरिवेटिव कर रहे हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जब v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे x तो है नहीं, इसी वजह से ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। और v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से हमें -1 मिलेगा। अब सी आर इक्वेशन कहती है कि यू एक्स जो है वो वी वाई के इक्वल होना चाहिए और यू वाई माइनस ऑफ वी एक्स के इक्वल होना चाहिए। यू एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 1 और वी वाई की वैल्यू -1 मिली, ये तो बराबर नहीं आए। यू वाई की वैल्यू हमें मिल गई 0 और वी एक्स भी हमारा 0 है, तो ये बराबर आ गया, लेकिन ये बराबर नहीं आया। तो यहां से सी आर इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन सी आर इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है, वो तो सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये क्वेश्चन हमने बाय डेफिनेशन भी किया था, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं। अब नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ये। अब यहां से u हमारे पास है रियल पार्ट x² प्लस y² और v हमारे पास है 2xy। यू एक्स अगर हम फाइंड करेंगे तो x यहां पे दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, y कांस्टेंट हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। यू वाई अगर हम फाइंड करें तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, y² का 2y, y के रिस्पेक्ट में। v को x से अगर करें तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, बाकी सब कांस्टेंट है। और v को y के रिस्पेक्ट में करें तो y का डेरिवेटिव 1 होगा, बाकी सब कांस्टेंट। अब सी आर इक्वेशन क्या कहती है कि यू एक्स जो है वो वी वाई के इक्वल होना चाहिए और यू वाई जो है वो माइनस वी एक्स के इक्वल होना चाहिए। अब यू एक्स की वैल्यू हमें मिली है 2x, वी वाई की वैल्यू हमें मिली है 2x, ये तो बराबर हैं। यू वाई हमें मिला है 2y और वी एक्स हमें मिला है 2y और साथ में यहाँ पे -2y मिला। ये तो बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू -y आपको मिलेगा और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 2y इक्वल टू 0 और वहां से आपको मिलेगा y इक्वल टू 0। और y इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है x एक्सिस की। y 0 कहां होता है? x एक्सिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि सी आर इक्वेशन x एक्सिस पे सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि x एक्सिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही, हमें चेक करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल ये है, पॉसिबल ये है कि x एक्सिस पे ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाए, यानी जहां पे y 0 रहेगा वहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। कंफर्म हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो सी आर इक्वेशन है वो नेसेसरी कंडीशन है, जरूरी कंडीशन है। डिफरेंशिएबल होने के लिए जरूरी ये है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। यानी अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही। ये काफी नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी बताने के लिए। सी आर इक्वेशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तब हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अभी हम फिलहाल नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि जहां पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि सी आर जरूरी थी, तो वहां पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी बताने के लिए सफिशिएंट क्या है, क्या काफी है कि जिसके बेस पे हम ये बोल पाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो सफिशिएंट कंडीशन ये कहती है कि पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई, ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए।
अगर मान लो आप z नॉट पॉइंट की बात कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको मिलेगा x नॉट y नॉट। तो ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करने चाहिए और साथ में ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। पहली कंडीशन है ये एग्जिस्ट करे, दूसरी कंडीशन है इस पॉइंट पे ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो, और थर्ड कंडीशन ये है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि फंक्शन फिर x नॉट y नॉट या फिर ये कहो z नॉट पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा। इनके अलावा किसी और चीज की हमें जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन की कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इससे पहले हमने रियल फॉर्म पढ़ी क्योंकि वहां पे रियल वेरिएबल x और y हम यूज कर रहे थे, यू एक्स यू वाई हमने फाइंड किया। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये है कि f फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z बार ये जीरो होना चाहिए उस पॉइंट z नॉट पे जिस पे हम सी आर इक्वेशन चेक कर रहे हैं। ये सी आर इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब इसका भी हम यूज कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल यहां पे मैंने लिए हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है एफ जेड इक्वल टू जेड बार। मान लो इसकी डिफरेंशियबिलिटी हमने चेक करनी है जेड नॉट पॉइंट पे, तो जरूरी नहीं कि आप इसको एक्स और वाई में चेंज करो, यानी इसको एक्स माइनस आयोटा वाई लिखो। आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन यहां पे अप्लाई कर सकते हो। फंक्शन हमारा जेड बार दिया है, इसको डिफरेंशिएट करना है जेड बार की रिस्पेक्ट में। अब यहां से हमें वैल्यू मिलेगी 1, लेकिन हमने सी आर इक्वेशन पढ़ी कि फंक्शन एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार ये जीरो आना चाहिए। यहाँ पे तो जीरो के इक्वल ये नहीं आया, इसका मतलब सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और सी आर तो जरूरी थी डिफरेंशियबिलिटी के लिए। अगर सी आर ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड फंक्शन हमारे पास है, और आप ये जानते हैं कि ये जो मॉड जेड का स्क्वायर होता है इसे हम जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं। अब सी आर इक्वेशन अप्लाई करते हैं, डेल अपॉन डेल जेड बार, फंक्शन दे रखा है जेड जेड बार, जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका 1 आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ जेड बचेगा। लेकिन सी आर इक्वेशन कहती है कि ये जो डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए, और ये जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो तभी आएगा अगर जेड जीरो होगा, यानी z इक्वल टू जीरो पे सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन सिर्फ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने से हम ये नहीं कहते हैं कि z इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफरेंशियबल होगा, क्योंकि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको मिल जाती है, पॉसिबल है कि z इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफरेंशियबल होगा, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए जो सफिशिएंट कंडीशन मैंने बताई थी वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के बेस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे।